नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज का दिन बड़ा दिन है, तीसरा दिन है अविश्वास प्रस्ताव का। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है और उसके पीछे मूल भावना जो बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा पर बोल नहीं रहे हैं। तो आज जो ये तीसरा दिन है, यह बहुत ही अहम दिन रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर बाद संसद में, राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। शाम 4 बजे जो खबर आ रही है, लोकसभा में भी वो जवाब देने वाले हैं। और जब ये चर्चा शुरू हुई थी, उससे पहले प्रधानमंत्री ने कुछ इशारा भी किया था। उन्होंने कहा था आखिरी गेंद पर छक्का मारा जाएगा। तो आज क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये दूसरी बार है पिछले 9 सालों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। 2018 में भी आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा ना दिए जाने के चलते टीडीपी एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन संख्या के लिहाज से वो खुद में बेमानी लगा। चर्चा उस वक्त किस बात पर हुई? राहुल गांधी ने एक जादू की जप्पी देने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके बाद आंख भी मारी, तो ये चर्चा का विषय बन गया था। और इस बार भी जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा हेविली लोडेड इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट लग रहा है। 365 सांसद वो एनडीए के साथ है, यानी कि इस अविश्वास प्रस्ताव को गिराने का काम करेंगे। 157 का आंकड़ा, महज 157 का आंकड़ा, यानी कि 200 से भी ज्यादा वोटों का फासला है। 157 है विपक्ष के पास। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री जवाब क्या देते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि माहौल अच्छा खासा गर्मा रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तीखे शब्द बाणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब चर्चा शुरू हुई थी 8 तारीख को, तो जानकारी यह मिल रही थी कि 136 दिन बाद संसद में वापसी करने वाले राहुल गांधी, आपको मालूम ही है 2 साल की सजा हुई थी, उसके चलते उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर जो रोक लगाई, उसके चलते तत्काल उनकी सदस्यता बहाल भी कर दी गई। अभी आपको लोकसभा की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कार्रवाई शुरू हो गई है। आइटम नंबर 5 श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी कार्यसूची में मत संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री रामेश्वर तेली जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम से उल्लेखित 10 प्रतिवेदन लोकसभा के पटल पर रखता हूं। नंबर 7 श्री कौशल किशोर जी। महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के समस्त सूचीबद्ध कागजातों की एक एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8 श्री डॉक्टर मंजू परा महेंद्र भाई। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 8 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 10 डॉक्टर संजय जायसवाल। आज की कार्यसूची में अपने नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन संख्या 28, 29 तथा 30 हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 9 महासचिव जी। Sir, I have to report following messages. One, that Rajya Sabha at its sitting held on the 8th August 2023 agreed without any amendment to the National Dental Commission Bill 2023 and the National Nursing and Midwifery Commission Bill 2023 as passed by Lok Sabha. Two, that Rajya Sabha at its sitting held on the 9th August 2023 agreed without any amendment to the Constitution Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023, the Anusandhan National Research Foundation Bill 2023 and the Coastal Aquaculture Authority Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha. Sir, I have also to report a message from Rajya Sabha regarding election of 2 members of Rajya Sabha, Srimati Kavita Patidar and Dr. Kannimodi NVN Somu
to the Joint Committee on Offices of Profit. Item number 11, Dr. Sanjay Jaiswal. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा संकेतित प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई दर्शाने वाले अंतिम विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण की प्रति पटल पर रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आइटम नंबर 12, श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री सतपाल जी। तो लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक 4 बजे के करीब वो जवाब देने वाले हैं, और ये जवाब अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जो लोकसभा की आवाज है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। अब वो जवाब क्या देंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जो मैं आपको बताना चाह रहा था, लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। इस बीच 8 तारीख को पहले जानकारी ये दी गई कि राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से मोर्चा खोलेंगे, लेकिन आखिरी मिनट पर क्रम को बदल दिया गया और गौरव गोगोई उन्होंने कांग्रेस की तरफ से ये चर्चा की शुरुआत की। अब उसमें आरोप लगे, प्रत्यारोप के तौर पर निशिकांत दुबे भी आए। वो तो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल भी ले आए, उसमें 38 करोड़ की फंडिंग का घालमेल भी कर दिया कि चीन इंडिया क्लिक में 38 करोड़ की फंडिंग कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसा बता रहा है, कुछ पत्रकारों के नाम दिए गए। हालांकि जैसा जानकारी मैंने आपको 2 दिन पहले दी थी, न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में कोई 38 करोड़, कोई किसी पत्रकार का जिक्र नहीं था। कल राहुल गांधी बोले और उनके कुछ शब्दों को एक्सपंज भी कर दिया गया, क्योंकि जो संसदीय मर्यादा होती है उसको लांघा गया। हत्यारा शब्द इस्तेमाल किया गया, देशद्रोही। अब वो एक लिस्ट होती है, सूची होती है, हर साल उसको रिफ्रेश भी किया जाता है, तो वो शब्द एक्सपंज किए गए। लेकिन विपक्ष ने, कांग्रेस ने इस बात को लेकर खासा एतराज दर्ज कराया कि राहुल गांधी बोले, लगभग 36-37 मिनट बोले, लेकिन उनका चेहरा 14.5 मिनट ही दिखाया गया। यानी कि सिर्फ उन्हें 40% फेस टाइम मिला, और जब वो बोल रहे थे ज्यादा वक्त लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का चेहरा दिखाई दे रहा था। अब इसकी सत्यता क्या है, वो स्विचिंग की एरर थी, क्या थी, अभी आने वाला वक्त इसका भी खुलासा करेगा। लेकिन स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। शाम को देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बोले और उन्होंने कहा कि ड्रामा कर रहे हैं राहुल गांधी संवेदनशीलता का। सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, 36,000 वहां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेज दिया गया है। वो खुद गए वहां पर, उनके सहयोगी गृह राज्य मंत्री 21 दिन वहां रहकर आए। ये फेहरिस्त तो दी गई है, लेकिन विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव की जो बात हो रही है, इसमें दरअसल देश, सरकार, आप, मैं, हम, समाज, हमारी व्यवस्था मणिपुर का विश्वास जीत पाएगी क्या? और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जब बोलेंगे संसद में, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चर्चा में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव, अनिल यादव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, जेडीयू के नेशनल सेक्रेटरी, उनके प्रवक्ता राजीव रंजन भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन राहुल, जो ये चर्चा चल रही है, क्या मणिपुर का विश्वास जीता जा रहा है या राजनीतिक नैरेटिव दोनों ही तरफ से, सत्ता पक्ष से विपक्ष से, उस पर ज्यादा तरजीह और तवज्जो दी जा रही है? संदीप, इसका सबसे सही जवाब तो मणिपुर के लोग ही दे सकते हैं। हम और आप उनकी ओर से उनके बिहाफ पे कुछ कहें, ये तो मतलब बेतुकी बात है। हम अपना अनुमान बता सकते हैं केवल। तो मेरा अनुमान है कि कल जो कुछ हुआ उसके कुछ एकाध क्षणों को छोड़कर मणिपुर के लोगों को, मणिपुर की आहत आत्मा को, मणिपुर की आहत महिलाओं को, और जो मारे गए हैं लोग, जिनके घर जले हैं, जिनके परिजन जलाए गए हैं, उनके लोगों को कोई मरहम नहीं मिला होगा। उनको कोई ऐसा कंधा नहीं मिला होगा जिसके कंधे, जहाँ जिस पे सर रख के वो रोक सकें।
उनका रुदन सुनने वाले, क्योंकि उसकी चर्चा ही नहीं हुई, थोड़ी बहुत शुरू हुई थी लेकिन वो फिर एक दूसरी दिशा में चली गई। जो जिनसे हम बहुत संवेदनशील होने की उम्मीद करते हैं महिलाओं के विषय में विशेष तौर पे, क्योंकि उनके पास वो विभाग है, उन्होंने तो मणिपुर पर केवल शायद 5 वाक्य भी बोले होंगे, ऐसा मुझे याद नहीं आता। बाकी समय तो उन्होंने पूरे देश की चर्चा कर ली। तो मणिपुर के तकलीफ कल सदन में व्यक्त हुई क्या, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। आज भी होगी कि नहीं मैं नहीं कह सकता। ये ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव को गिराने पर ज्यादा ध्यान है, 24 के लिए नैरेटिव कि जनता का विश्वास हमारे साथ है। 140 करोड़ लोगों को ज्यादा एड्रेस किया जा रहा है। 32 लाख की जो आबादी है मणिपुर की, उनको एड्रेस कम किया जा रहा है। बिल्कुल साफ साफ, इससे तो इनकार हो ही नहीं सकता। मुझे दुख है इस बात का, दोहरा दुख है कि विपक्ष भी मणिपुर को अपने चर्चा के केंद्र में, मणिपुर की तकलीफ को, मणिपुर की विभीषिका को केंद्र में रखने में नाकामयाब रहा। वो भी भटका बहुत। और सत्ता पक्ष जो है उसका तो काम ही यही था, उसको उससे बचना था, क्योंकि 3 महीने और क्या हमने देखा देश ने बचा ही गया है, केवल मौन से बचा गया है, चुप्पी से बचा गया है। और अब बताया जा रहा है हमको कि भाई ये किया गया, वो किया गया। मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ, लेकिन हल की तरफ जाते नहीं दिख रहे हैं। हल देखिए, हल इतना आसान है भी नहीं। मुझे आज निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी इस पर विस्तार से बोलेंगे। नहीं, विपक्ष की तरफ से भी कुछ सुझाव आने चाहिए थे। नहीं, वो भी नहीं हुआ। और वो इतना आसान है भी नहीं देखिए किसी के लिए। मणिपुर एक बहुत जटिल समस्या है जो कोई 3 महीने में नहीं बनी है, जो पिछले 30 साल में भी नहीं बनी है। वो बहुत लंबा इतिहास है उसका, हम आप सब उसको पढ़ के देख चुके हैं। वो तो 500 साल के आसपास जाएगा, कहाँ जाएगा अभी, कहाँ रुकेगा अभी ये भी मालूम नहीं है। तो जो इतने जटिल, इतने लंबे समय से धीरे 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 सुलगती हुई आज विस्फोट जिसने किया है, उसका समाधान भी लंबा होगा, महीन होगा, समय लेगा और धैर्य लेगा। वो आसान उपाय और समाधान है नहीं, लेकिन उसकी ओर बढ़ने के सकारात्मक संकेत, जिसमें पूरे देश का मैं कहूँगा समावेश हो, पूरे देश की ओर से वो राष्ट्रीय समाधान हो, केवल वो एक पार्टी के समाधान ना हो, इतनी उम्मीद तो हम करते हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी कश्मीर के संदर्भ में, क्योंकि कश्मीर का भी वहाँ की खुरेजी का, जेनोसाइड का जिक्र किया गया पिछले 2 दिनों में राहुल, तो जो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत, उसे बदलकर जमहूरियत, इंसानियत, मणिपुरियत पर ध्यान गया क्या? तो कह रहा हूँ नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया। और इसमें अभी अभय दुबे भी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभय, गृह मंत्री अमित शाह तो फिर भी थोड़ा संजीदा दिखे, उन्होंने कुछ बातें भी बताई। और अभी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो बोल रही हैं लोकसभा में, पहले सुनते हैं क्या बोल रही हैं। थैंक यू वेरी मच स्पीकर साहब। Sir, I like to concentrate on a few particular issues of the economy, of inflation, of some matters which many honorable members have raised, other than speaking about the economy in general as well. Sir, आज पूरे दुनिया में आर्थिक विषयों में बहुत सारे संकट के समय है। The global economy is struggling with twin challenges of high inflation and also slow growth. मैं उदाहरण के लिए विदेश में जो चल रहा है उसको पहले उठाते हूँ, आपके समक्ष रख रही हूँ। ये नहीं है कि आई एम टॉकिंग ओनली विदेशी विषय, आई विल कम टू टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक ऑल्सो। ग्लोबल इकोनॉमी सर 2022 में सिर्फ 3% का ग्रोथ देखे। It just grow over about 3% or little more. And the World Bank is now forecasting that 2023 it will decline to 2.1%. Global growth will decline to 2.1%. And in this, I just want to take the example of some developed countries whose situation it is important for us to understand.
UK is facing one of the very challenging times, and Bank of England has raised interest rates 14 consecutive times, hiked it, and today it is at the highest level of 15 years. Eurozone is also struggling. The European Central Bank has also seen very high inflation. The ECB, the European Central Bank, has raised interest rates 9 consecutive times, and they're all hikes, and today it is at a 23-year high. If that is the case with European Central Bank, in Germany too, which is the largest economy in Europe, there too the challenges are very, very big, and the IMF expects the German economy to contract at a projected 0.3% in 2023. इतना नीचे तक जर्मनी के इकोनॉमी भी गिरावट में आ रही है. सर, चाइना, yes, it's a very big economy. दुनिया में यूएस, चाइना, ये सब बड़ा इकोनॉमी है. मैं सीधा उनसे हमारे इकोनॉमी को तुलना नहीं कर रही हूं, मगर चैलेंजेस जो है दुनिया भर के, और उस चैलेंजेस के वजह से इतना मजबूत जो माना जाता था, मजबूत इकोनॉमी चाइना जैसे, आज एकदम कंज्यूमर डिमांड स्टैग्नेशन के सिचुएशन में है और वेजेस स्टैग्नेशन में है. आज भारत के मीडिया भी ये लिख रहा है कि शायद चाइना एकदम डिफ्लेशन में चली जा रही है. सो चाइना का सिचुएशन, यूरोजोन का सिचुएशन, यूके का सिचुएशन, और आप सब मीडिया में 2 दिन पहले देखे होंगे कि यूएस का डाउनग्रेड हुआ और उसके कारण उनके स्टॉक मार्केट में उथल पुथल होने लगा. इसीलिए मैं इन सब परिप्रेक्ष्य में ऑनरेबल स्पीकर सर आपसे विज्ञप्ति करती हूं कि भारत के इकोनॉमी को एक बार हम इस नजरिया से देखते हुए भारत के इकोनॉमी का हालात को समझना चाहिए. 2013 में जो मॉर्गन स्टैनली ने दुनिया में 5 सबसे नाजुक इकोनॉमी के लिस्ट करते हुए भारत का भी उसमें जोड़ा. 2013 India was declared as a fragile economy. उसी मॉर्गन स्टैनली आज भारत को अपग्रेड करते हैं, भारत को हायर रेटिंग देते हैं. सिर्फ 9 साल में इतना एकदम खराब और फ्रजाइल परिस्थिति में जो इकोनॉमी गिरावट हमारी हुई, उससे निकलते हुए हमारे सरकार की पॉलिसी के वजह से आर्थिक सुधार हुआ, कोविड के बावजूद भी सुधार हुआ, और आज हम देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है. और हमारे रियल जीडीपी ग्रोथ 7.2 2022-23 में हुआ, and it is projected to grow at 6.5% in 23-24. These are projections given by not just one agency, several global agencies, and our own RBI's projection is also saying this. So सबसे बड़ा, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और अपग्रेड किए गए इकोनॉमी, जबकि यूएस हो, चाइना हो, सबका डिग्रेडिंग, डाउनग्रेडिंग हो रहा है. So India is in a rare position, sir, of being optimistic and positive for its future growth. Sir, ये सब कैसे हो पॉसिबल हुआ? 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के रास्ते पे चलते हुए हमारे पॉलिसी को इतना सुधारा, जिसके वजह से कोविड का संकट भी क्यों ना हुआ, हम उससे पार करते हुए आज रिकवरी के रास्ते पर सबसे तेजी गति में आगे बढ़ रहे हैं. इससे पहले सर, जनधन योजना सबके साथ का उदाहरण मैं बोलने वाली हूं.
Jandan Yojana, Digital India Mission, focus on health through Ayushman Bharat, Jan Aushadhi Kendra, ये सब सामान्य लोग के लिए बेनिफिट करने वाले ऐसे स्कीम के द्वारा ही सबका साथ हुआ है। मगर इससे पहले हम सुनते थे गरीबी हटाओ, बार बार 6 दशकों से हम सुन रहे हैं गरीबी हटाओ। सचमुच में हटाया गया क्या? नहीं। अभी आप देख रहे हैं हम क्लियरली पॉवर्टी को कम करने में सफल देख पा रहे हैं, और भी काम बाकी है। सो यूपीए सरकार ने एक पोस्ट डेटेड चेक देते थे, हम सब समझते हैं आज का चेक नहीं, फ्यूचर डेट में चेक दिया गया गरीबी हटेगा, मगर वो नहीं है हमारे पॉलिसी, और मोदी जी ने इसको पूरे के पूरे परिवर्तन कर चुके हैं। मैं जवाब देती हूं सर, उसका भी देती हूं जवाब। सर, ये बदलाव कैसे हुआ? भाई बैठो यार। सर, ये परिवर्तन कैसे हुआ? There is a transformation in our governance. वो ट्रांसफॉर्मेशन से वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं सिंपली समरी करना चाहती हूं, मगर डिटेल भी बोलूंगी। वर्ड्स लाइक बनेगा, मिलेगा, ये सब हो गया अभी, अब वो नहीं है। जनता आजकल क्या उपयोग कर रहे हैं? बन गए, मिल गए और आ गए, यही हो रही है शब्दावली। मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूं, यूपीए के समय बिजली आएगी करते थे लोग, अभी बिजली आ गई। गैस कनेक्शन मिलेगा, आज गैस कनेक्शन मिल गया। वाटर कनेक्शन मिलेगा करते थे यूपीए में, अभी मिल गया। पीएम आवास का घर बनेगा, अभी पीएम आवास का घर बन गया। टॉयलेट्स बनेगा करते थे, अभी टॉयलेट्स बन गए। गांव में सड़क बनेगा बोलते थे, अभी गांव में सड़क। हाईवेज बनेगा करते थे, अभी हाईवेज। ब्रिजेस बनेगा करते थे, अभी ब्रिजेस। पोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी पोर्ट्स। एयरपोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी एयरपोर्ट्स। बैंक अकाउंट्स खुलेगा करते थे, अभी बैंक अकाउंट्स। किसान और एमएसएमई को इजी लोन मिलेगा करते थे, अभी किसान और एमएसएमई को इजी बैंक लोन मिल गए। सस्ती दवाई, सस्ती दवाई, सस्ती दवाई और स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा करते थे, अभी सस्ती दवाई और स्वास्थ्य सुविधा मिल गया। आसानी से राशन मिलेगा करते थे, अभी आसानी से राशन मिल गया। इसीलिए सर, इसका समझ आवश्यक है। एक्चुअल डिलीवरी से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना कि मुंह से शब्द कहकर गुमराह करने से। इसीलिए आप जनता को सपने दिखाते हैं, हम जनता के सपने साकार करते हैं। And we believe in empowering all and appeasement of none. Sir, एक मिनट वित्त मंत्री जी, एक मिनट वित्त मंत्री, एक मिनट विराजे। आप भी विराजे, आप भी विराजे, आप भी बैठे। मैं एक मिनट दादा, एक मिनट।
मैं सभी मान्य सदस्यों से आग्रह करता हूं, न इधर न उधर कोई भी जब कोई वक्ता बोल रहा हो तो नारेबाजी न करे। ये व्यवस्था दे दी है, न इधर से न उधर से कोई नारेबाजी नहीं करे। सदन में वक्ता जब बोल रहा है तो वक्ता बोले, नारेबाजी न इधर से हो न उधर से हो। माननीय वित्त मंत्री जी, अरे दिन जो नारे लगा नहीं प्लीज वित्त मंत्री जी, दिन से नारे लगा रहे थे सर। आप माननीय सदस्य बैठे बैठे कोई टिप्पणी मत कीजिए। नो मंत्री जी, टिप्पणी मत कीजिए बैठे बैठे। सर, माननीय स्पीकर सर, माननीय स्पीकर सर, 9 साल में इतने स्पष्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं, उसका आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर सर 2014 में was only 3.92 lakh crores। कैपिटल एक्सपेंडिचर पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए खर्च उपयोग में आता है। 3.92 lakh crores has become today 10.9 lakh crores। सर, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे मेंबर्स बात किए। एग्रीकल्चर का बजट 2014 में 21,933 करोड़ था। आज वो बढ़कर के 1,25,000 करोड़ हुआ है, 5-fold इंक्रीज। सर, इस देश में फॉरेक्स रिजर्व्स 313 बिलियन था मई 2014 में, वो एक्चुअली आज 600 बिलियन है जून 2023 तक। सर, माननीय रक्षा मंत्री बैठे हैं इधर। डिफेंस एक्सपोर्ट्स 1941 करोड़ था 2014 में, आज वो बढ़कर के 16,000 करोड़ हुआ। सर, किसानों को क्रेडिट मिलने में बहुत ही दिक्कत था पहले। 8.5 लाख करोड़ था 2014 में, आज वो बढ़कर के 21.67 लाख करोड़ हो गया। सर, इस देश में फूड प्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें फूड सिक्योरिटी के लिए वो चाहिए। 265 मिलियन मेट्रिक टन था 2014 में, वो बढ़कर के 323.55 मिलियन मेट्रिक टन हो रहे। दलहन के प्रोडक्शन पल्सेस 1.52 मिलियन मेट्रिक टन था, 1.52 लाख मेट्रिक टन था 2014 में, वो आज 82.21 लाख मेट्रिक टन तक पहुंच गए। सर, किसानों को डायरेक्टली बेनिफिट देने वाले एथेनॉल प्रोडक्शन 38 करोड़ लीटर्स था 2014 में, आज वो 434 करोड़ लीटर्स हुआ है। इस ऐसे ही टैप वाटर कनेक्शन हर घर में पानी, नल से जल स्कीम, वाटर अफेयर्स वाटर मिनिस्ट्री इधर रिप्रेजेंटेड है, मिनिस्टर बैठे हैं। 1.79 करोड़ हाउसेस 3.2 करोड़ हाउस होल्ड्स में वाटर पहुंचा है, पानी पीने के पानी पहुंचा है 2014 में, मगर आज वो बढ़कर के 12.7 करोड़ हाउस होल्ड तक पहुंच गया। 2014 में सर, गांवों में घर आवास बनाने के कार्यक्रम रूरल हाउसेस 1.79 करोड़ था 2006 से 14 तक बनाए हुए, मगर आज वो 2.9 करोड़ तक पहुंचे, 55% इंक्रीज। सर, यूनिवर्सिटीज इस देश में 723 थे 2014 में, आज वो बढ़कर के 1113 यूनिवर्सिटीज है इस देश में। 390 नया जोड़े गए हैं, इसीलिए आप एवरेज सोच लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 44 नया यूनिवर्सिटी हर साल में हम बना रहे हैं।
एयरपोर्ट सर 74 थे 2014 में, आज 148 है। हाईवेज 91,287 किलोमीटर तक 2014 में था, आज वो 1,45,155 किलोमीटर है। वाटरवेज 2014 में एक भी नहीं था, आज 111 बन गए। ऐसे ही मेगा फूड पार्क 2014 में 2 ही थे देश में, आज 23 है। सर ग्लोबल रैंकिंग में हमारे देश 2014 में 10वीं रैंक में था, आज हम ऊपर आ गए 5वीं रैंक में। सर इसके अलावा बहुत सारे रैंकिंग है, मगर उसमें एक विषय में बोलना चाह रही हूं, मैटरनल मॉर्टैलिटी रेट, जो महिला के हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। 2014 में 167th रैंक में थे, 13 का रैंक है 167, आज वो रैंक 97 तक आ गए हैं, अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। सर जरूर बोलूंगी सर। एक्चुअली सर मुझे एक विषय बोलना चाहती हूं, क्योंकि पूरे एक दशक को वेस्ट किया यूपीए ने, पूरे बर्बाद हो गए, वेस्टेड पूरे एक डिकेड है, क्योंकि करप्शन और क्रोनीइज्म ज्यादा था। मगर आज every crisis and every adversity has been changed into a reform and an opportunity. उसके वजह से आज हम हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन में रह रहे हैं, whereas यूपीए के समय लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन था कैरेक्टर। जनता ने नो कॉन्फिडेंस यूपीए के खिलाफ 2014 में और 2019 में उठाए और उनको हराए। वही हालत होगा सर 2024 में भी। सर कल जब माननीय गृह मंत्री जी बात कर रहे थे, ये यूपीए के नाम क्यों बदलने का आवश्यकता हुई, उसका बहुत विस्तार से बोले। मैं उसका एक जिक्र करना चाहती हूं सर। वो INDIA सिर्फ उनका नाम का सैंक्टिटी के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यूपीए मतलब जनता को याद आ रहा है वो करप्शन, वो भतीजावाज, बाय क्रोनिज्म, डायनास्टी, फैमिली, वो सब आ रहा कि ले आओ INDIA, जिसका पूरे नाम बहुत सारे लोग बोल नहीं पा रहे उन्हीं के यहां। मगर मैं ये बात सामने रखना चाह रही हूं कि कितना इनका कॉन्ट्रडिक्शन है। ये गजब टाइप की यूनिटी है सर, जिसमें ये समझना मुश्किल हो रही है कि ये अलायंस पार्टनर्स आपस में लड़ रहे हैं कि साथ में लड़ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि पंजाब में कांग्रेस एंड आप आपस में लड़ रहे हैं, दिल्ली में आप और कांग्रेस अगेन आपस में लड़ रहे हैं, बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस एंड द लेफ्ट आपस में लड़ रहे हैं, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, राजस्थान और हिमाचल में आप और कांग्रेस दोबारा आपस में लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आपस में लड़ रहे हैं, गुजरात में आप और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं। इससे ये गजब की अलायंस है सर। इसका उदाहरण इसमें सर एक्चुअली कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर आए थे, क्या बात करते हैं? क्या प्रोफेसर सौगता राय को मैं याद दिलाना चाह रही हूं, मंत्री नहीं प्रधानमंत्री इंपोर्ट करते थे राज्यसभा से डॉक्टर मनमोहन सिंह को, याद रखिए ना सर। कर्नाटका का हेल्थ मिनिस्टर आए थे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक देने के लिए,
और वो जाकर के बोले ये इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ अच्छा भी नहीं है, हम डिसअपॉइंटेड है। ये लड़ने का उदाहरण एक है सर। सर, जनधन योजना लॉन्च करने के बाद सर अगस्त 2014 में, फिर डिजिटल इंडिया लॉन्च करने के बाद 2015 में, भारत has become a passive, no longer remains a passive adopter of technology, but it is an active provider of technology पूरे दुनिया का। एक प्रथा, एक मान्यता थी कि पहले पश्चिमी देशों में कुछ नया टेक्नोलॉजी आएगा, फिर बाद में इंडिया में। ये सोच बदल गई है अभी, क्योंकि आप देख रहे हैं सर, ग्लोबली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ऊपर कितना वाहवाही तारीफ हो रही है। एंड आज हम यूपीआई को फ्रांस को एक्सटेंड कर रहे हैं, सिंगापुर को दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ उसको उपयोग कर रहे हैं, कनाडा को उपयोग कर रहे हैं, हांगकांग, ओमान, कतार, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई और यूनाइटेड किंगडम भी उसमें रुचि लेकर के उनमें से कौन सा ऐसा एक स्टैक से एक निकाल सकते हैं जो उनको उपयोग में आएगा। ऐसे हमारे यूपीआई पूरे दुनिया में जारी है, उसका एक्सेप्टेंस पूरे दुनिया में है। डिजिटली हम एडवांस्ड है। डिजिटल पब्लिक गुड्स के विषय में G20 में भी बहुत तारीफ हो रही है और IMF उनके स्टेटमेंट में ये मान रहे हैं कि डिजिटली हम बहुत सारे काम करने के बाद एक्चुअली आज लोग दुनिया के लिए हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। 26 अप्रैल 2023 IMF के वर्किंग पेपर में मैं कोट कर रही हूं, इंडिया हैज डेवलप्ड अ वर्ल्ड क्लास digital public infrastructure to support its sustainable development goals, with its journey having lessons for other nations embarking on their own digital transformation, unquote। ये IMF भारत के अचीवमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अचीवमेंट के ऊपर IMF बोल रहा है सर। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, हमारे पॉलिसी टू सपोर्ट स्टार्टअप्स has helped in building this digital infrastructure, and that can be seen. The recognized startups in India have increased 19 times between 2016-17 to today. And from importing technology, India is now exporting technology to countries which so need it. आज हमारे देश में record numbers of patents, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स रजिस्टर हो रही है। यूनिकॉर्न्स आपको मालूम है 106 हो गया है, जब 2014 में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न्स थे इस देश में। सर, इसके साथ बैंकिंग सेक्टर का हमारे सफलता वाली स्टोरी आपके सामने रखना चाहती हूं। सर, वी हैव बीन ड्राइविंग, वी हैव रियलाइज्ड दैट द बैंकिंग सेक्टर नीड्स टू बी हेल्दी, एंड देयरफॉर we took a lot of measures, and much before the opposition says, oh no, you have not done anything, I want to quote former governor of RBI, Shri Dr. Raghuram Rajan. He said very clearly, evergreening of bad loans disbursed during 2008 and 14 kept the NPA hidden from the public and regulators. Evergreening करने के वजह से वो NPA कहीं नीचे दिखाई नहीं दिया, कहीं अंडर द कार्पेट रह गए, मगर हमारी सरकार आने के बाद उसको निकाल करके उसका सुधारने के लिए 4R अप्रोच लिए। उसके वजह से हम आज हमारी बैंकिंग का परफॉर्मेंस देख रहे हैं और क्लीन अप, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं हो रही है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ बैंक्स काम कर रहे हैं। इसीलिए बैंक्स में फैलाया हुआ आपके रायता हम साफ कर रहे हैं। सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज, हाँ सॉरी, ओह यस,
I'll have to do that because you're twisting the write-offs. Chaos. Sir, रायता और राइट ऑफ में कंफ्यूज कर रहे हैं। वो भी है. Sir, public sector banks have record profits of over 1 lakh crore. हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं. तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए और अर्थव्यवस्था का खाका खींचती हुई दिखाई दी देश की वित्त मंत्री. उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर मंदी की अब आहट ही नहीं, मंदी एक कड़वी हकीकत हो चली है. 3% की विकास दर है और आने वाले दिनों में अनुमान है कि वैश्विक विकास दर 2.1% हो जाएगी. इंग्लैंड में ब्याज दरें 15 साल के सबसे उछले स्तर पर हैं. यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वहां पर ब्याज दरें वो 23 साल के सबसे उछले स्तर पर हैं. आज मौद्रिक नीति भी आई है और आरबीआई ने तीसरी बार लगातार जो ब्याज दरें हैं, जो रीपो रेट होता है, उसको बरकरार रखा है. ये बात और है कि पिछले साल मई से जो सिलसिला शुरू हुआ था, 2.5% ब्याज दरें बढ़ी थी, जिसके चलते आप मैं जो हम बकरा किस्तों पर है ना, ईएमआई में जिंदगी फंसी हुई है, वो ईएमआई काफी हद तक बढ़ गई है. लेकिन बात है मणिपुर की और बात है प्रधानमंत्री जब करीब 4 बजे लोकसभा में आकर जवाब देंगे, उस जवाब के मुख्य बिंदु क्या रहने वाले हैं. के शर्मा, प्रधानमंत्री ने बोला था अविश्वास प्रस्ताव से पहले आखिरी गेंद पर छक्का मारूंगा, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं 4 बजे? भाषण का खाका क्या होने वाला है? संदीप भाई, ये तो कोई नहीं कोट कर सकता, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप जानते हैं जब प्रधानमंत्री सदन के अंदर बोलते हैं तो एक नहीं, वो विभिन्न विषयों पर बोलते हैं और बहुत विस्तार से सारे प्रश्नों का जवाब भी वो देते हैं. और ये आपने सिलसिला पिछले अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी देखा होगा, आपने उनके राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर भी सुना होगा. तो ये तो कोई नहीं बता सकता कि वो क्या बोलेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि विपक्ष को एक करारा जवाब आज जरूर देंगे. इसलिए देंगे क्योंकि वो पहले भी देते रहे हैं. बस मेरा निवेदन विपक्ष से आपके चैनल के माध्यम से इतना ही होगा कि वो सदन छोड़ के न भागें, जैसा कि विपक्ष का सदैव रवैया रहा है. जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो हो हल्ला के बाद, और चलिए हो हल्ला तो आप करिए, वो भी आप ठीक है, लेकिन कम से कम अंतिम समय तक उनको सुनने का साहस रखें अपने अंदर. ये बड़ी बात होगी, क्योंकि हर बार हमने देखा है जब भी वो बोलते हैं अंत में सदन छोड़ के भाग हो हल्ला तो आप भी करते हैं. आप कौन से दूध के धुले हैं इस मामले में? राहुल गांधी बोल रहे थे हो हल्ला हुआ, 36 मिनट के भाषण में वो 14 मिनट उनकी शक्ल दिखी, बाकी तो ओम बिरला दिखाई देते रहे. अभी निर्मला सीतारमण बोल रही थी, लगातार वही दिख रही थी. नहीं, ये तो आप तुलना करते रहिए, ये तो आपका आरोप, जो उनको विपक्ष को आरोप लगाना है. लेकिन वो जो 36 मिनट बोले उसमें 19 अपशब्द बोले. हाँ, आप कम से कम इसका भी तो ख्याल रखिए. बिल्कुल. आप संदीप भाई 19 नहीं जायज सवाल है आपका. के अंदर 19 अपशब्द बोले. बिल्कुल जो शब्द वो बदजुबानी करने के लिए जाने जाते. सुनिए, मैं बात पूछिए. देखिए, वो अपनी बदजुबानी करने के लिए जाने जा रहे हैं. बकायदा उनको 2 साल की सजा हुई है बदजुबानी करने के लिए. झूठ बोलने के लिए उनको सदन में ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर माफी मांगनी पड़ी है. और जिस तरह की हरकतें वो अंदर कर रहे हैं सदन के अंदर, जितनी अमर्यादित हरकतें कर सकते हैं, आगे वीडियो क्यों नहीं आ रहा? वो फ्रंट कैमरे वाला वीडियो क्यों नहीं आ रहा? के शर्मा, वो वीडियो इतना दूर का, उसमें समझ नहीं आ रही ये आरोप सही है गलत है. वो फ्रंटल कैमरा भी तो है, दुनिया भर के कैमरा हैं लोकसभा में. तो नहीं, वो तो स्पीकर का प्रोग्रेस है. वो तो जब अभी विशेषाधिकार में वो मामला जाएगा, वहां पर वो स्पीकर सारी चीजें देख के और बताएंगे कि क्या चीजें हैं हुई है. लेकिन जो लोग वहां हैं, जो लोग उस सदन में थे, मैं तो कोट करूंगा इनके विपक्षी दलों के ही सांसद के जो ट्वीट आए, आप उनको भी दिखाएं. उन्होंने भी स्वीकार लिया. आज उसमें जो रिपोर्टर्स वहां बैठे हैं, आज उनके आप बयान सुन लीजिए. मैं अभी सुन के आ रहा हूं, मैं चैनल कोट नहीं करना चाहता, लेकिन अभी मैंने उसके सुने हैं वहां के. उन्होंने ही स्पष्टता से बताया कि हाँ, उन्होंने हरकतें की है. तो आप सोचिए संदीप जी, ये संसद है, सड़क नहीं है.
आप जो अनिल, संसद एक जो सेकंड, संसद है, एक उसकी एक सेकंड, मर्यादा है, आप आरोप उसकी एक लगा, सीमा है। सुनिए ना के अनिल, 19 ऐसे शब्द, आपत्तिजनक शब्द सूची होती है लोकसभा की कि इन शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए, उनकी जरूरत क्या थी? संदीप जी, आप क्या चाहते हैं? एक प्रदेश जल रहा है, वहां बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं बचा है, यहां की पुलिस नाकारा है, 7,500 एफआईआर पे कुछ नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बनानी पड़ती है, और आप कह रहे हैं शब्दों की बात। जो व्यक्ति जो हिंदुस्तान के दुख चुनावी रैली को थोड़ा संबोधित कर रहे हैं, गली नुक्कड़ में थोड़ा बोल रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं। जिसके हृदय में दुख होगा, जिसके मन में उस पीड़ा को सहने की शक्ति होगी, जो उस पीड़ा को महसूस कर रहा होगा, वो यही बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं आपको बता दूं, हम ये अविश्वास प्रस्ताव मजबूरी में लाए, हम लोग इसलिए नहीं कि सरकार, हमें पता था कि हम सरकार नहीं बदल सकते हैं, हम सिर्फ सुन लीजिए शर्मा जी, सुन लीजिए, हम लोग इसलिए लाए कि आखिरकार सरकार इस मुद्दे पे चर्चा करे। लेकिन हुआ क्या? मणिपुर पर चर्चा के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव आया है के आ रहा हूं, उत्साहित मत होइए। तो अब से लगभग 3 घंटे बाद तीसरा दिन है विश्वास प्रस्ताव का, प्रधानमंत्री मोदी जवाब देने वाले हैं। तो के वो मैंने पूछा, खैर वो जानकारी आपके पास भी नहीं होगी कि क्या बोलेंगे, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव दरअसल मणिपुर को लेकर आया है विपक्ष की। प्रधानमंत्री नहीं बोले, 78 दिन बाद एक 36 सेकंड का बयान दिया। तो आज प्रधानमंत्री जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो मणिपुर क्यों नहीं गए, 356 क्यों नहीं लगाया गया, एन बीरेन सिंह को क्यों नहीं हटाया जा रहा है, क्या इन बातों के जवाब मिलते दिखेंगे? पहली बात तो संदीप जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने अविश्वास प्रस्ताव का लाइन भी नहीं पढ़ा। अविश्वास प्रस्ताव में क्या लिखा गया है? गौरव गोगोई जी ने पढ़ा था ना उस लाइन को। ये मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, मालूम है मुझे। उस पे लिखा गया है कि मंत्री परिषद पर हमें विश्वास, वो होता ही है, वो निहित है। एक मिनट सुनिए, अविश्वास वो निहित है, बाल की खाल मत निकालिए। आपको मालूम है ना उनका मकसद क्या है? मैं वो सवाल पूछ रहा बाल हूं। की खाल मैं समझ रहा हूं, मैं आपका नैरेटिव समझता हूं संदीप जी। अच्छा। आप क्या नैरेटिव बनाना चाहते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पर नहीं है। उस अविश्वास प्रस्ताव सरकार के पूरे वो होता ही है भाई, नो पूरे विषय पर है, इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हाँ, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप हमने मणिपुर पर चर्चा के लिए सुन लीजिए, मणिपुर पर चर्चा के लिए हमने बार बार कहा इनसे, ये भागते फिरे हैं उससे। लेकिन अभी एक बात मैं सुना कांग्रेस की प्रवक्ता से, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ संदीप जी, कि यदि मान लीजिए कोई घटना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इसमें कोई दो मत नहीं है, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, तो आप सदन के अंदर गालियां बकने लगेंगे, अपशब्द बोलेंगे, आपकी इतनी वो हो जाएगी, आपकी कोई समझदारी नहीं बचेगी। इस देश में ऐसी घटनाएं क्या नहीं हुई पहले? याद करिए, जब सिखों का कत्लेआम हो रहा था इस देश के अंदर में, हजारों सिखों को कत्लेआम कर दिया गया, गले में टायर डाल के जला दिया, लाखों घर उजड़ गए। कहा है के शर्मा जी, बताइए कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? कभी सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रदेश के लिए कहा है कि भाई यहाँ पर पूरा खर्चा खत्म हो गया है, यहाँ की पुलिस नकारा है? कभी ऐसा हुआ है कि पुलिस की 5,000 राइफलें आतंकवादियों के पास चली गई हो, 6 लाख गोलियां हैं वहां पर? कभी ऐसा हुआ है कि मणिपुर की पुलिस और असम राइफल आमने सामने हो? कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और आपको माफी मांगनी चाहिए, और अमित शाह जी को मानना चाहिए कि ये एक फेलियर था, और इसी के लिए हम अविश्वास प्रस्ताव निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ है। लेकिन हम चाहते हैं कि चर्चा मणिपुर पे हो, जिससे कि वहां जो जल रही बहनें हैं, जो लोग हैं, उनको थोड़ी तसल्ली मिले कि दिल्ली में जो लोग हैं, जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो उनके लिए सोचते हैं। राजीव रंजन पर जो सवाल है यहाँ पर के शर्मा लगातार उठा रहे हैं, नहीं, अगर संदीप भाई ये बेईमानी राजीव शर्मा संदीप भाई ये बेईमानी सिर्फ राजीव रंजन को स्क्रीन पर लाइए, शांति करिए, ये आप तय नहीं करेंगे, शांति नहीं, शांति ये आप तय नहीं करेंगे। किस लिए आप धमकी दे रहे हैं? मुझे धमकी देंगे? आपके हिसाब से डिबेट कंडक्ट होगी। के शर्मा को लाइए 1 मिनट स्क्रीन पर, आप धमकी देंगे? आप अरे धमकी देंगे? बिल्कुल लाइए, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं जवाब आपको देना चाहता हूं। जब मैं बोल रहा था बीच में आपने रोका नहीं, जवाब देते नहीं, मैंने सीधा जो सवाल पूछा। ये इतने बड़े चैनल में आप पार्शियलिटी मत कीजिए। अरे के शर्मा उंगली दिखा मैं उंगली से ही बात कर रहा हूं। अरे मैं डर इसीलिए गया, करना पड़ेगा क्योंकि मैं डर गया, आपने रोका नहीं। मैं तो डर गया, आपने रोका नहीं दिया।
आप अभी आपत्तिजनक मतलब भाषा डरने की पर कोई जरूरत नहीं है सवाल डरने की उठा संदीप रहे भाई। थे, लेकिन अभी आप आपत्तिजनक न्याय भाषा कीजिए, पर आप ये न्याय देखिए। कीजिए। हाँ तो बोलिए आप ना, एंकर हैं, आप आप मुझे बोलने सवाल का दीजिए। जवाब दीजिए ना, डराइए मत। हाँ। वैसे मैं डरता नहीं हूँ, वो उंगली मैं उंगली दे रहा हूं उठाने से सवाल मैं का डरता- जवाब आपका। हाँ दीजिए। नहीं नहीं भैया, दीजिए, मैं आपको डरना, आप क्यों डरेंगे? हाँ। आप बहुत जाने माने वो है, पत्रकार है, क्यों डरेंगे आप? तो आप भी तो और डरना भी प्रवक्ता नहीं हैं चाहिए भाई, आपको। सत्ताधारी दल के। क्यों डरेंगे? आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अब अपना काम जवाब करूंगा। तो दीजिए। नहीं नहीं, मैं इसका गुमान नहीं पालता हूँ। अरे इस गलत जवाब फहमी मत दीजिए ना, बिल्कुल आपकी मैं मेरी बता रहा हूं। कोई हमारी मैं जमीन यही का कह रहा हूं। बंटवारे की लड़ाई थोड़ा है। कल मोटा सवाल जो है वो बताइए। नहीं नहीं, सुन लीजिए, मैं केवल कांग्रेस के प्रवक्ता को इतना बताना चाहता हूं। कल माननीय गृह मंत्री जी ने बताया 93 में जो घटनाएं हुई, उसके बाद जो घटनाएं हुई, इनको पता नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने उस समय क्या क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की कमेटियां बनाई उस समय, और कम से कम 750 से ज्यादा उस समय हत्याएं हुई, 4200 से ज्यादा लोग पलायन किए हुए वहां से, और इनका एक मंत्री नहीं गया, एक मंत्री गया था, वो भी मात्र गृह राज्य मंत्री पायलट। क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट रुकिए। और यही मैं जब सिखों के अब नरसंहार की बात सुनेंगे करता नहीं, हूं। अब सुनेंगे नहीं, सुन तो लीजिए कि नहीं। बोलिए। जो आप बात कह रहे हैं, गृह मंत्री ने जवाब दे दिया, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट ना। और गृह मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि 356 हम कैसे लगाएं, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री तो कोऑपरेट कर रहे हैं। 356 पढ़ा है ना आपने, और गृह मंत्री ने भी पढ़ा होगा। कहां लिखा है कि अगर चीफ मिनिस्टर केंद्र की बात सुन रहा है तो उसे नहीं हटाया जाएगा? लिखा है ऐसा? आप तो डॉक्टर हैं, आप पूरा पीएचडी है। विस्तार से उनका बयान सुनिए, पूरा हाँ मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने पूरा विस्तार से बताया है कि यदि वहां पर कानून व्यवस्था जो बिगड़ी, यदि उसमें हम जब केंद्र वो कर रहा था इंटरफेयर, किसी तरह का यदि उनका विरोध होता, हमने जो जो कहा वो उसको इंप्लीमेंट वहां कर रहे हैं, सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो हम उनको बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, तो उसमें हम उनको अभी हटा के क्या करें? तो 150 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई, 300 जख्मी हो गए, 60 से 70 हजार विस्थापित हो गए, पर वहां पर मुख्यमंत्री बातें सुन रहे थे, आदेश मान रहे थे केंद्र का, तो हटाया नहीं गया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।